माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे रजाई या कंबल दीजिए ना ओढ़ने के लिए। ओह बिटिया, घर में ना रजाई है ना चटाई है, मैं कहाँ से दूँ तुझे रजाई कंबल। अचानक उस छोटे घर की कच्ची खिड़की टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद बाहर की ठंडी हवाएं तेजी से घर के अंदर आ रही थी। ये खिड़की कैसे टूट गई बहू? कुछ लगा दे खिड़की पर, बहुत ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। घर में न कपड़ा था न रजाई थी। खिड़की से ठंड की बौछार अचानक घर में आने से गरीब अनीशा अपने बच्चों को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर अपनी सास के साथ बैठी कांप रही थी। ये रात अनीशा और उसके परिवार वालों के लिए बड़ी ही दर्दनाक रात थी। अगले दिन सवेरे अनीशा हिमाक्षी नींद से जाग जाते हैं। तभी अनीशा देखती है कि उसके दोनों बच्चों का शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। माँ जी, आयुष खुशी का शरीर तो बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है। ये कैसी दुख की घड़ी आ गई हम गरीबों पर। हमारे पास तो एक पैसा नहीं, अब कैसे ले जाएं हम बच्चों को डॉक्टर के पास। दीपक जी, आप कहाँ हो? जल्दी आइए दीपक जी। अनीशा जामनगर गांव में अपने सास, 2 बच्चे और पति दीपक के साथ अपने छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। छोटा गांव होने की वजह से दीपक को वहां कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते गरीबी से परेशान होकर 3 दिन पहले ही दीपक शहर में काम की तलाश में गया हुआ था। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। अनीशा, हिमाक्षी दीपक की राह देख देख कर परेशान हो चुकी थी, पर दीपक का कोई अता पता नहीं था। अनीशा के बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर का राशन भी अब खत्म हो चुका था। माँ जी, दीपक जी अब तक आए क्यों नहीं? बच्चे देखो इतने बीमार, घर में अन्न का एक दाना नहीं, अब क्या करेंगे हम? बहू, तो शेखर भाई के घर जाकर पता कर। शेखर भाई का बेटा वरुण भी तो गया है ना दीपक के साथ शहर। शायद कांपते हुए अनीशा अपने छोटे से घर के बाहर चली जाती है। इधर शहर में दीपक वरुण के साथ एक होटल में बैठा था। दीपक, हमें यहाँ काम तो मिल गया है, चल हम गांव जाकर अपने परिवार को अपने काम के बारे में बताते हैं। वरुण, तू ही जा गाँव, मैं तो विदेश जा रहा हूँ। मैंने यहाँ कंपनी के मालिक से बात की है, वो मुझे विदेश एक सेठ के घर नौकर का काम करने भेज रहे हैं। मैं कल ही विदेश जा रहा हूँ। दीपक, अगर तू विदेश चला जाएगा तो तेरे परिवार का क्या होगा? हो कुछ भी, मुझे क्या, अब मुझ में नहीं है इतने बड़े परिवार को पालने की ताकत। अब मैं अकेले ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। जब बच्चे और परिवार वाले पाले नहीं जाते तो दीपक जैसे लोग पता नहीं क्यों बच्चे पैदा करते हैं। नहीं बहू, दीपक और वरुण का तो कोई फोन नहीं आया। शाम का समय, तभी वरुण शहर से अपने गांव आता है और सीधे अनीशा के घर आकर अनीशा और उसके परिवार वालों को दीपक की सच्चाई बताता है। क्या मेरे दीपक ने ऐसा कहा? दीपक जी ऐसा कैसे कर सकते? वो ऐसे दुख भरे मौके पर हमें छोड़कर कैसे जा सकते? माँ जी, अब कैसे होगा हमारा गुजारा? अनीशा, हिमाक्षी खूब रोने लगते हैं। रात का समय, अनीशा और सब भूखे ही ठंड में कांपते हुए सो जाते हैं। घर में ना अन्न का एक दाना था, ना पास में एक पैसा था। अगले दिन सवेरे, माँ जी, अब जीवन का गुजारा करने के लिए मुझे ही काम करके पैसे कमाने होंगे। बच्चे भी बीमार, भूखे। बहू तो क्या करेगी? कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा माँ जी मुझे। आप मेरी साड़ियाँ बच्चों के ऊपर उड़ा दीजिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा है। मैं गांव में काम देखकर गांव में एक अनाज के कारखाने में आती है और वहाँ काम मांगने लगती है। मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती, मुझे अपने कारखाने में काम दे दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में बीमार, भूख की आस में तड़प रहे हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। मेरी सहायता कीजिए मालिक। अनीशा के दर्द भरे आंसू देखकर हरिया की आंखें भर आती हैं। ठीक है बहन, आप मेरे कारखाने में सफाई का काम कीजिए, मैं आपको रोज के 200 रुपए दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। तभी अनीशा हरिया के बड़े से कारखाने में उसी दिन से सफाई करना शुरू कर देती है। उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां थी। तभी शाम तक इतने बड़े कारखाने की सफाई करते करते अनीशा की हालत खराब हो जाती है और उस ऊपर से ठंड ने अनीशा का हाल से बेहाल कर रखा था। ठंड कितनी ज्यादा है, पता नहीं माँ जी और मेरे बच्चों की क्या हालत हो रही होगी। थोड़े समय बाद अनीशा पैसे लेकर कारखाने से बाहर आती है तो वहाँ उसे कचरे में
कई सारी अनाज की बोरियां पड़ी दिखाई देती है। ये अनाज की बोरियां तो बहुत मोटी होती हैं। अगर मैं अपने बच्चों को इसके कपड़े बनाकर पहना दूं तो उन्हें तो इन बोरियों में जरा भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ, ये सही रहेगा। जब तक मेरे पास स्वेटर कंबल खरीदने के लिए पैसे नहीं आ जाते तब तक अपने बच्चों को मैं ये बोरियां ही पहना देती हूँ। अनीशा वहीं कचरे से कई सारी अनाज की बोरियां उठाकर अपने घर ले आती है और अपनी सास को अपने काम के बारे में बताती है। चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से बहू तुझे काम मिल गया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और साथ में ये बोरियां भी लाई हूँ। मैं इन बोरियों के तुम्हें स्वेटर बना देती हूँ। इसे पहनने के बाद तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। टूटी खिड़की और छोटे घर में ठंडी हवा बहुत ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से अनीशा और उसके बीमार बच्चे बेतहाशा कांप रहे होते हैं। अनीशा का लाया खाना खुशी आयुष को खिलाने लगती है और अनीशा उन बोरियों को काट कर उनके अंदर और बाहर अपने बच्चों के पुराने कपड़े काट कर सुई धागे से उन्हें बोरियों से चिपकाने लगती है। बहू, बच्चों का बुखार उतर ही नहीं रहा। तेरे पास कुछ पैसे हैं तो तू बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना। तभी अनीशा अपने बच्चों को अपने सिए बोरियों के स्वेटर पहनाती है। माँ, ये स्वेटर तो कितने गर्म है, इसमें तो ठंड ही नहीं लग रही। चलो, तुम्हें ठंड से बचने का सहारा तो मिल गया। तभी अनीशा अपने बच्चों को बोरियों के बने डॉक्टर के पास ले जाती है और थोड़े समय बाद घर आकर अपने और हिमाक्षी के लिए बोरियों से स्वेटर बनाने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनीशा रोज सवेरे उस कारखाने में जाकर सफाई करने लगी और वहां से बोरियां उठाकर अपने घर लाने लगी और उन बोरियों से घर में चटाई कंबल वगैरह बनाने लगी। एक रात टूटी खिड़की से कुछ ज्यादा ही हवा आ रही थी। बहू, ये खिड़की का कुछ कर, इसमें से कितनी ठंडी हवा आ रही है। घर में तो बैठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, अगर हम पूरे घर को इन अनाज की बोरियों से ढक दें तो घर में तो ठंडी हवा आना ही बंद हो जाएगी। ये बोरियां तो कितनी मोटी हैं। सही कहा बहू तूने। हम कल ही पूरे घर के बाहर दीवारों पर बोरियां लगा देते हैं। अगले दिन अनीशा कारखाने जाती है और आज की छुट्टी लेकर वहां से कई सारी अनाज खराब की बोरियां लेकर घर आती है और अपनी सास के साथ अपने छोटे से घर के बाहर छत पर और चारों ओर दीवारों पर कई सारी बोरियों को कील मारकर चिपका देती है। वाह बहू, बोरियों के लगाने से तो घर में जरा भी हवा नहीं आ रही। कितना गर्म माहौल हो गया है घर में। हाँ माँ, अब तो घर में जरा भी ठंड नहीं लग रही। आप कुछ बोरियां घर के अंदर की दीवारों पर भी लगा दीजिए, इससे हमें और गर्मी लगेगी। मैं कल और ले आऊंगी बोरियां, फिर हम घर के अंदर भी बोरियां लगा देंगे। रात का समय, तभी आस पड़ोस वाले लोग अनीशा का घर और उसके घर के बाहर दीवारों पर लगी बोरियों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या, अनीशा बहन के घर के बाहर बोरियां? चलो हम देख कर आते हैं। आस पड़ोस वाले सब अनीशा के घर के अंदर आते हैं तो अंदर घर में सबको जरा भी ठंड नहीं लगती। अरे वाह अनीशा बहन, आपके घर में तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ सच में, इस घर में तो पसीना निकलने लगा शरीर का। इतनी ठंड में इतना गर्म कैसे हो रहा है इस घर में? कविता बहन, ये सब बाहर दीवारों पर लगी बोरियों का कमाल है। बोरियों की वजह से घर में ठंडी हवा नहीं आ रही। मेरे छोटे से घर में तो इतनी ठंडी हवा आती है कि हमसे तो घर में बैठा भी नहीं जाता। मैं भी जब अपने घर के बाहर ऐसी अनाज की बोरियां दीवारों पर लगा देती हूँ ताकि हमारे घर में भी हवा ना आए और हम भी ठंड से बच अनीशा सकें। का ये उपाय बहुत पसंद आता है और सब ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों की दीवारों पर, छतों पर अनाज की बोरियां लगा देते हैं, जिसके बाद उन्हें भी अपने छोटे से घरों में ठंड नहीं लगती। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। अनीशा रोज रोज कारखाने में जाकर काम करके अपनी गरीबी दूर करने लगी। अब कारखाने का मालिक अनीशा को 500 रुपए रोज की मजदूरी देने लगा, जिसके बाद अनीशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगी और उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया जो मेरे पति ने हमारे साथ किया। मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कोई किसी के साथ ना करे, क्योंकि हर पत्नी बच्चों को अपने पिता पति से बड़ी आस होती है कि वो उनके जीवन में खुशियों का जरिया बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते रहें।